प्रिय अभ्यर्थियों, गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और उस वादे के मुताबिक वीडियो को अपलोड करने में एक दिन देर हो गया है। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि ला के वीडियो जो है थर्सडे से आपको उपलब्ध होंगे, तो वो थर्सडे की जगह ना होकर आज फ्राइडे से आपको डेली रिवीजन के हर एक सब्जेक्ट्स का शॉर्ट में और जो उस सब्जेक्ट का जिस्ट है उसके साथ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये टॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं। टॉर्ट अपकृत। टॉर्ट अपकृत का मतलब होता है ट्विस्ट करना, तोड़ना, मरोड़ना। ये टार्ट को आप लोग जब पढ़ते हो तो यहाँ से जो प्रश्न की जो प्रकृति होती है, जो प्रश्न बनते हैं, वो अमूमन 4 जगह से बनाए जाते हैं। पहला जो जगह होती है वो आपकी होती है डिफिनेशन क्लास से। कभी कभी डिफिनेशन क्लास से आपके प्रश्न आते हैं। उसके बाद डिफिनेशन क्लास में 4-5 डिफिनेशन पोलक की, साउंड की, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका एक नेक्स्ट जो इसका सिस्टम बनता है इसके प्रश्नों का, वो कालक्रम से बनता है। कालक्रम से जो बनता है वो इस तरह से देखिएगा। ह्यूज बनाम एडवोकेट का केस किस ईयर्स का था? वैगन माउंट का केस किस ईयर्स का था? डफ्टी बनाम टर्नर का किस ईयर्स का था? वैगन माउंट का केस किस ईयर का था? मैरी वेदन बनाम निक्सन का किस ईयर का था? तो अब यहाँ पे ईयर याद करना या थोड़ा से केसला याद करना टिपिकल होता है। तो यहाँ पे करना ये होता है कि सवाल में ऐसे ना पूछ के इसका क्रम पूछता है कि इनको सही क्रोनोलॉजी में सेट करिए, सही कालक्रम इनका बताइए। तो आपको एक्चुअली में ये तो याद होना चाहिए, या आप इनको कहीं पे लिख के भी आप उसको दिमाग में सेट कर सकते हो कि इसका क्या क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न, तो इनका नेचर बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 सवाल आते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हमको तैयार करके तो जाना ही जाना है। इस तरह से करके एक नेचर ये हो गया, एक नेचर डिफिनेशन क्लास का हो गया। दूसरा नेचर जो इसका बनता है वो प्रोविजन उपबंध से संबंधित होता है। प्रोविजन और उपबंध से संबंधित जो आपका वो होता है, उसमें देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है जिसमें लिखा हुआ है न्यूसेंस के अपकृत की कार्रवाई में उपलब्ध है। यानी कि न्यूसेंस के अपकृत की कार्रवाई में कौन से चीजें आपको उपलब्ध है। तो उसमें देखिएगा ये 3 चीजें हैं। स्वयं सहायता या न्यूसेंस को दूर करना, यानी कि उसका उपशमन करना। स्वयं सहायता या न्यूसेंस को स्वयं दूर करना या उसका उपशमन करना, ये आपके हाथ में। तो व्यादेश, व्यादेश इंजंक्शन यानी विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन के वर्ड भी इसमें कभी कभी यूज होता है। व्यादेश वर्ड यूज करो चाहे विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन यूज करो, दोनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों शब्दों से भी आपकी बात पूरी होती है। तीसरा जो है वो क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है। यानी कि अगर न्यूसेंस के अपकृत्य की कार्रवाई कोई कर रहा है तो उसमें ये 3, या तो हम खुद उसको डिनाई कर दें कि भाई ठीक है चलिए हम आपको माफ करते हैं। दूसरा ये है कि विनिर्दिष्ट प्रतिस्थापन, या कि हम जाके कहीं से इंजेक्शन लेने की दोबारा आप ऐसी गलती मत करिए, दूसरा दोबारा ऐसा न्यूसेंस क्रिएट मत करिएगा। या फिर हम हमारा जो हमें क्षति हुई है उसकी जाके हम कार्यवाही शुरू कर दें। तो ये 3 तरह के न्यूसेंस के अपकृत्य की कार्रवाई में उपलब्ध ये 3 आधार आपको होते हैं। ये 3 चीजें आपको, 3 प्रोविजन आपको दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा जो यहाँ टॉर्ट में जो केस बनते हैं वो केस लॉ से आधारित होते हैं। केस लॉ से आधारित जो केस होते हैं उनमें देखिएगा क्या होता है। जैसे कुक बनाम अलेक्जेंडर का केस किससे संबंधित है? अब जहां चैप्टर से संबंधित नहीं पूछता, वो उसके कारण से संबंधित पूछता है। तो यहाँ पे कुक बनाम अलेक्जेंडर का केस आपका युक्त प्रतिबंध से संबंधित है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये कुक बनाम अलेक्जेंडर में बताया गया है। राजेंद्र किशोर बनाम दुर्गा शाही का केस जो है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, यानी कि राजेंद्र किशोर बनाम दुर्गा शाही योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। देखिए ये आपका इंडियन केस है और इससे संबंधित और भी जो आपके केस है, और भी बहुत से केस होते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक जैसे बिना क्षति के हानि, बिना हानि के क्षति में आप देखिए एक ही से संबंधित कई केसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है। तीसरा देखिएगा अब हार्ड बनाम बेयर डिस्टिल, जिसमें डिस्टिल असीमित विशेषाधिकार को बताया गया है यहाँ पे। चौथा जो है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम मेजलूम का केस है, जो सीमित विशेषाधिकार, यानी यहाँ पे असीमित विशेषाधिकार बताया गया है और यहाँ पे आपका सीमित विशेषाधिकार बताया गया है। डेविड बनाम
मान, डेविस बनाम मान का केस अंतिम अवसर का नियम है। डेविस बनाम मान अंतिम अवसर का नियम बताता है, यानी कि जब कोई घटना घटती है और उस घटना से कोई व्यक्ति घायल होता है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि इस घटना को रिप्लेस करने का अंतिम अवसर किसके पास था। तो इसको डेविस बनाम मान के मुकदमे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जोन्स बनाम वायस, जोन्स बनाम वायस ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां जहां पे ये टिक लगे हुए हैं, ये आपके लिए जोन्स बनाम वायस अनुकल्पिक संकट का सिद्धांत है, अनुकल्पिक संकट का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका स्टैनली बनाम पावेल अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित है, स्टैनली बनाम पावेल अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट रिचर्ड्स बनाम लोथियन, रिचर्ड्स बनाम लोथियन अन्य व्यक्ति के कार्य से संबंधित है, रिचर्ड्स बनाम लोथियन अन्य व्यक्ति के कार्य से संबंधित है। निकोल्स बनाम मार्शलैंड बहुत फेमस केस है आपका, निकोल्स बनाम मार्शलैंड, ये दायप्रत से रिलेटेड है। उसके बाद एसबी बनाम वाइट, एसबी बनाम वाइट बिना हानि के क्षति होती है, एसबी बनाम वाइट बिना हानि के क्षति, ये केस आप लोगों को पता होगा, निर्वाचन से संबंधित है एसबी बनाम वाइट का बिना हानि के क्षति। इसके बाद देखिए जो एक और इसका 1 2 3 4 नेचर मैंने बता दिए हैं, जो डिफिनेशन क्लास में देखो कैसे पूछता है वो, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो विविध टाइप के भी सवाल आते हैं, जैसे पूछता है उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, उल्लंघन है डॉट डॉट करके, प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुंचाती है, यानी वादी के प्रतिवादी के न चाहते हुए भी वादी को क्षति पहुंचाती है। ये ऐसा स्टेटमेंट किसका था, ये पोलक का था, पोलक महोदय का था। इस तरह से करके आप देखिएगा उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप है जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति आवश्यक रूप से समाविष्ट नहीं होती, यानी जोखिम की जानकारी में इस यहाँ पे एक गलती आप लोग करते हो, और वो गलती जो ये करते हो कि ये एक्चुअली में यहाँ पे वर्ड लिखा गया है सर्वप्रथम, तो यहाँ पे जब जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति आवश्यक रूप से समाविष्ट नहीं होती है, यहाँ पहली बार थॉमस बनाम क्वार्टरमेन में कहा गया था, दूसरी बार आपका ये स्मिथ बनाम बेकर के मामले में कहा गया था, स्मिथ बनाम बेकर के मामले में कहा गया था। नेक्स्ट आप देखिएगा जो और केस लॉ वगैरह इससे संबंधित है कुछ, जैसे बर्ड बनाम होलब्रुक का केस देखिएगा, बर्ड बनाम होलब्रुक प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है, बर्ड बनाम होलब्रुक हेंस बनाम हारोल्ड बचाव के मामले से संबंधित है, हारोल्ड बनाम हेंस बनाम हारोल्ड बचाव के मामले से संबंधित है। एडमसन बनाम जार्विस, एडमसन ये आपका केस इंपॉर्टेंट है, एडमसन बनाम जार्विस, एडमसन बनाम जार्विस, गॉर्डन बनाम मुरर, दोनों केस आपके लिए महत्वपूर्ण है। एडम्स बनाम जार्विस क्षतिपूर्ति का दावा निर्दोष पक्षकार द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि क्षतिपूर्ति का जो दावा है वो निर्दोष पक्षकार द्वारा ही किया जा सकता है। और गार्डिनर बनाम मूर के केस में ये कहा गया है कि संयुक्त अपकृतकर्ता एक ही मुक्ति से, यानी कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं में अगर एक को मुक्त कर दिया गया है तो दूसरे को भी हमें मुक्त करना पड़ेगा, अन्य की मुक्ति भी हो जाती है। यहाँ पे ये कहना गार्डियन बनाम मूर में ये कह रहा है कि अगर एक अपकृतकर्ता यानी संयुक्त अपकृतकर्ता में एक को छोड़ दिया गया है तो दूसरे को भी उससे मुक्ति होगी। नेक्स्ट है आपका हैमर स्मिथ रेल कंपनी बनाम बैंड, हैमर स्मिथ रेल कंपनी बनाम बैंड। इस स्वाद में ये कहा गया है कि इसमें अधिनियम के प्राधिकार को व्याख्यायित किया गया है, अधिनियम के प्राधिकार को व्याख्यायित किया गया है। डेली बनाम पीक कथन के मिथ्यत्व ज्ञान से संबंधित है, डेली बनाम पीक कथन के मिथ्यत्व ज्ञान से आपका रिलेटेड। इस प्रकार करके यहाँ पे 4-5 नेचर के जो प्रश्न बनते हैं, आप लोग जब भी रिवीजन करो तो ये नेचर को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करोगे तो मेरे समझ से जो भी 8-10 सवाल आपके बिहार जे में आएंगे वो आसानी के साथ आपको पकड़ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा सा विस मेजर एक वर्ड यूज होता है। विस मेजर क्या होता है, विस मेजर को बोला जाता है दैवकृत, एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है विस मेजर, यानी कि जो हमारे जो महान मेजर जो है हमारे जो ऊपर है उसकी क्या इच्छा है, विस मेजर मींस दैवकृत होता है। इस तरह से करके ये आपका टार्ट का है, इसमें जो थोड़ा बहुत बचा होगा, जो बहुत थोड़ा बहुत मुझे और इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो कॉन्टेक्ट के साथ आपको रखूंगा और उसमें भी थोड़ी देर कॉन्टेक्ट होगा, उसके बाद फिर आपका टार्ट का प्रारंभ हो जाएगा।
प्रिय छात्रों, बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग बार बार इसको रिवीजन करिए, ताकि बिहार जे में जो 8 9 10 दिन आपके बचे हुए हैं वो बहुत अच्छे जाएं और आपकी प्री में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए मेरे समस्या। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करें और मुख्य परीक्षा का जो बैच है वो 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। 11 अक्टूबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, वो भी 11 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन और टॉपर बनना है तो आपको नियमित और निरंतर यूट्यूब चैनल और पनेसिया लॉ क्लासेस के साथ बने रहना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद इस पे आपको अच्छी अच्छी जानकारियों के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।